पिछले लेक्चर में मैंने ये दावा किया कि कार्ल मार्क्स एक कलेक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक रेडिकल किस्म का इंडिविजुअलिस्ट है। कार्ल मार्क्स की ये आर्ग्यूमेंट है कि इस सरमायादारी निज़ाम में, किसी भी इस्तेसाली निज़ाम में, जो लोग मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत से अपनी कमाई कमाते हैं, उनकी किसी किस्म की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं बचती। वो ग़ुलाम होते हैं और ग़ुलाम जो हैं वो अपनी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार नहीं रखते, कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो लिहाजा उनकी क्या इंडिविजुअलिटी हुई, उसकी क्या इंडिविजुअलिटी हुई जिसको भीख मांगनी पड़ती है, उसकी क्या इंडिविजुअलिटी हुई जो कि भूखा है, उसकी क्या इंडिविजुअलिटी हुई जिसको इस चीज़ की परेशानी है कि अगले वक्त की रोटी कब कहाँ से आएगी और कैसे आएगी। उनकी इंडिविजुअलिटी तो खाक में मिल गई। बल्कि कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि उनकी इंडिविजुअलिटी तभी पैदा होगी जब वो इस जालमाना और इस्तेसाली सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जब वो लड़ेंगे तो अपनी इंडिविजुअलिटी का इजहार करेंगे और फिर जो 99% है, जो मेजॉरिटी है पब्लिक की, उनको कोई इंडिविजुअलिटी की ज़िंदगी नसीब होगी। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि ये तो आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, मगर एक कोटेशन है जिसको क्लैरिफाई प्लीज़ कर दें और उसी के हवाले से हमें ये भी क्लैरिफाई कर दें कि मार्क्स का या मार्क्सिस्टों का इनफरादी इंसानी हकूक़ पर क्या नुक्ता नज़र है, इसकी वजाहत करते हैं। तो कोटेशन ये थी कि एक मार्क्स ने लिखा एक जगह, The rights of egoistic man as a member of bourgeois society, that is to say an individual separated from his community and solely concerned with his self-interest। इससे नतीजा ये अखज़ किया गया कि मार्क्स जो है वो तो इंडिविजुअलिज्म के ख़िलाफ़ है और वो तो एक कलेक्टिविस्ट है। इनफैक्ट ये बिल्कुल गलत नतीजा अखज़ किया गया। पहली बात तो ये कि आप गौर करें कि ये पूरा जुमला भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ से आपको ये नहीं पता चलता कि कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। इसी फ्रेज़ को आप इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कार्ल मार्क्स कह रहा है ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसी तरह होना चाहिए। सो इनफैक्ट यू हैव टू रीड द कंप्लीट फ्रेज़। तो मुकम्मल जो फ्रेज़ है या मुकम्मल जो जुमला है वो क्या है? ये है एक आर्टिकल जिसका नाम है ऑन द जूइश क्वेश्चन, वहाँ से, जो कार्ल मार्क्स के अर्ली वर्क्स का हिस्सा है। और इसमें मार्क्स एनालाइज कर रहा है कि जो जूस की इमेंसिपेशन हुई यूरोप के अंदर, ख़ास तौर पे एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, वो कितनी कामयाब हुई, किस तरह कामयाब हुई, क्या कामयाब हुई कि नहीं हुई। और इस सिलसिले में वो एग्जामिनेशन करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक एक स्लोगन और एक एक आर्टिकल को देखता है जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपको पता है कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लिखा गया था। तो उसको वो एग्जामिन करता है, एक एक आर्टिकल एग्जामिन करता है। पहले वो देखता है लिबर्टी, फिर कहता है लिबर्टी बड़ा अच्छा साउंडिंग फ्रेज़ है, मगर इससे एक्चुअली मुराद क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ की। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन पढ़ो और देखो कि क्या लिखा है। फिर वो कहता है इक्वालिटी, कहता है इक्वालिटी भी बड़ा अच्छा लगता है, मगर अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन पढ़ें तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई। उसके अंदर सिर्फ ये की गई है बात कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो गई, इक्वालिटी बिफोर द स्टेट, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की गई है, मुआशी बराबरी की बात नहीं की गई। फिर इसी तरह फ्रेटर्निटी, सिविल सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस वगैरह, इन सारी चीज़ों को वो एनालाइज करके कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर ही रहे हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन दर हकीकत एक सरमायादारी निज़ाम को पैदा कर रहा था, कोई सोशलिस्ट निज़ाम नहीं पैदा कर रहा था, कोई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी नहीं पैदा कर रहा था, एक कैपिटलिस्ट निज़ाम पैदा कर रहा था। अगरचे कार्ल मार्क्स फ्रेंच रेवोल्यूशन का सपोर्टर है। सो मार्क्स लिखता है, ज़रा गौर करें, कहता है नन ऑफ दिस सो कॉल्ड राइट्स ऑफ मैन। किसकी बात कर रहा है? राइट्स ऑफ मैन एब्स्ट्रैक्शन में बात नहीं कर रहा। राइट्स ऑफ मैन का मतलब ये है जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है उस पर तनकीद करते हुए कहता है कि नन ऑफ द सो कॉल्ड राइट्स ऑफ मैन, जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखी है, देयरफॉर गो बियॉन्ड ईगोइस्टिक मैन। यानी कि इसने एक अजीब व गरीब किस्म की इंडिविजुअलिटी पैदा की जिसको वो नाम देता है ईगोइस्टिक मैन। वो क्या होता है? बियॉन्ड मैन एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, यानी कि ये सिर्फ सिविल सोसाइटी के अंदर रहते हुए इंसान को का तस्वर रखती है। ये सिविल सोसाइटी से मतलब आज के ज़माने के NGOs नहीं हैं जो अपने आप को सिविल सोसाइटी कहते हैं। हेगल और कार्ल मार्क्स के ज़माने में सिविल सोसाइटी से मतलब होती थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सो सिविल सोसाइटी का लफ्ज़ जब वो उस ज़माने में यूज़ करते हैं उनका मतलब है कि डज़ नॉट गो बियॉन्ड मैन एज अ मेंबर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ एन इंडिविजुअल विड्रॉन इन टू हिमसेल्फ इन टू द कॉन्फाइंस ऑफ हिज प्राइवेट इंटरेस्ट एंड प्राइवेट कैप्रीस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी। यानी ऐसे लगता है कि इंडिविजुअल जो है वो बस इंडिविजुअल ही है, रॉबिन्सन क्रूसो की तरह एक आइलैंड पर रह रहा है, उसके कोई समाजी ताल्लुकात नहीं है, उसके कोई समाजी रिश्ते नहीं हैं, उसकी कोई बीवी नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, उसके कोई माँ प्यो नहीं है, उसके कोई दोस्त यार नहीं है। जो लिबरल कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी है ये उस पर तनकीद है। और लिबरल कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी हॉब्स से अगर आगे आप पढ़ना शुरू करें, उसके अंदर वाकई मैन एज रॉबिन्सन क्रूसो देखा गया है, उसको उसके
टोटल समाजी ताल्लुकात में नहीं समझा गया, बल्कि ऐसे समझा गया एक एब्स्ट्रैक्शन सी बना के मैन मैन ऐसे होता है और बस उसकी वजह से यूँ होता है, और स्टेट ऑफ नेचर में ये होता है, स्टेट सोसाइटी में ऐसे होता है, और सिविल सोसाइटी में ऐसे होता है, रियासत में ऐसे होता है। और ये मैं आपको तफसील से किसी वक्त बैठ के समझाऊंगा, क्योंकि लिबरलिज्म पे तो मैं पढ़ाता भी हूँ और बड़ी लंबी उसकी क्रिटिक भी है, मार्क्सिस्ट क्रिटिक। मगर आगे सुनिए, मार्क्स लिखता है, द राइट्स ऑफ मैन, ही इज़ फार फ्रॉम बीइंग कंसीव्ड एज अ स्पीशीज बीइंग ऑन द कॉन्ट्ररी स्पीशीज लाइफ इटसेल्फ। सोसाइटी appears as a framework external to the individuals as a restriction of their original independence। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि इसमें ऐसे लगता है कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स की नहीं बनी हुई, बल्कि सोसाइटी को ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल से बाहर खड़ी हुई है, और इंडिविजुअल का सोसाइटी से हर वक्त मुकाबला है। सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को तोड़ रही है, कंस्ट्रेन कर रही है, ये कर रही, और हमने समाज के खिलाफ, जालिम समाज के खिलाफ लड़ना है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास की बात नहीं हो रही, गौर कीजिए, सोसाइटी की बात हो रही। तो ये क्या बात कर रहा है मार्क्स, किस तरह से ये बात कह रहा है? ये इस तरह से बात कह रहा है कि आप देखें कि हॉब्स से लेके लॉक के थ्रू, रूसो के थ्रू, और ख़ास तौर पे जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के अंदर, और इवन जो मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक्स पर उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म का कायम हुआ, उसके अंदर कंसेप्शन यही है कि इंसान को एक एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे देखा जाता है, जिसके कोई समाजी ताल्लुकात नहीं, जिसके कोई रिश्ते नहीं, जिसके कोई बाल बच्चे नहीं हैं, जिसके कोई बूढ़े माँ बाप नहीं हैं, और उसका कोई वो जेंडरलेस भी है इस एनालिसिस के अंदर, और एक तरह से टोटल एब्स्ट्रैक्शन है फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम रियल सोसाइटी एंड फ्रॉम रियल रिलेशंस, जिसके अंदर कि ये कंसीव किया जाता है कि दी अदर, जो दूसरा है, वो हमेशा उस इंडिविजुअल को की फ्रीडम्स को, उसकी लिबर्टी को कंस्ट्रेन कर रहा है। हमेशा बुर्जुआ राइटिंग के अंदर या लिबरल राइटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मेरी इंडिविजुअलिटी पर जो कदगन लगाई जा रही है, जो रोका जा रहा है मुझे, वो कौन रोक रहा है? एक तो रियासत तो रोक ही रही थी, चर्च भी रोक रही थी, मगर एक और कॉन्सेप्ट ये था कि दूसरा, कोई भी दूसरा, वो रोक रहा है, उससे मैंने लड़ना है। जिस तरह हॉब्स के कॉन्सेप्ट में आपको ये नज़र आता है कि हॉब्स कहता है कि अगर रियासत ना होती तो लाइफ वुड बी नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, क्योंकि हम एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। इससे क्या मुराद निकलती है? इससे यही मुराद निकलती है कि भाई हम जो है वो एक दूसरे के हर वक्त खिलाफ होते, एक दूसरे को गिरबान से पकड़े होते, कत्ल कर रहे होते, क्योंकि हम तो हैं ही बाय नेचर ऐसे, स्टेट ऑफ नेचर में तो ऐसे ही होगा। तो ये जो आइडिया था जो हॉब से निकल के फिर स्टेट ऑफ नेचर और सारों को इन्फ्लुएंस करता है, मार्क्स उसके खिलाफ लिख रहा है। इसको वो मजाक उड़ा के कहता है ये कि ये रॉबिन्सन क्रूसो टाइप इंसान जो तुम बना रहे हो, ये तो मजाक है, दिस इज़ नॉट रियली एन एनालिसिस ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग सोसाइटी। और इस एनालिसिस में लिबरल्स के मुताबिक द सोल बॉन्ड होल्डिंग देम टुगेदर इज नेचुरल नेसेसिटी, नीड एंड प्राइवेट इंटरेस्ट एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड देयर ईगोइस्टिक सेल्व्स। यानी कि इंसान का ताल्लुक क्यों पैदा होता है दूसरे से? सिर्फ अपने मुफाद के लिए। ये बुर्जुआजी सिखाती रही है। क्यों बुर्जुआजी ये सिखाती रही है? क्यों लिबरल्स ये सिखाते रहे हैं? क्योंकि लिबरलिज्म बुर्जुआजी की ही सोच की नुमाइंदगी करता है। क्योंकि लिबरल्स खुद ये कहते हैं कि जी मैं तो मुनाफा कमाऊंगा, दूसरा चाहे भूखा मर जाए, समाज के अंदर लोग भूखे मर जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो हूँ सेल्फिश, मैं तो मुनाफा कमाऊंगा और खूब कमाऊंगा और कम से कम तनख्वाह दूंगा और ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा, ये तो मेरा हक है पूरा पूरा, और मुझे मैं आई हैव नो ऑब्लिगेशन कि मैं लोगों को जो लोग भूखे मर रहे हैं मैं उनको कुछ दूँ। और कहता है मैं सेल्फिश हूँ, और इसी अपनी सेल्फिशनेस को वो जनरलाइज कर देता है कि ये तो इंसानी फितरत है टू बी सेल्फिश, हर बंदा ही सेल्फिश होता है, अगर मैं सेल्फिश हो रहा हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। तो इस चीज़ को लेते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉन्सेप्ट जो है लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रिटर्निटी का, राइट्स ऑफ मैन, वो कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क से बाहर जाता ही नहीं। अब इसको आसान अल्फाज में मैं समझा देता हूँ, थोड़े से मुश्किल अल्फाज भी यूज़ किए, कि मार्क्स कह रहा है एक होता है इंडिविजुअलिज्म और एक होता है ईगोइस्टिक मैन। ठीक है, जो ईगोइस्ट मैन है, जो ईगोइस्टिक मैन है, और इंडिविजुअलिज्म है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए ना, पिछली जगह आपने कोटेशन पढ़ी, द राइट्स ऑफ ईगोइस्टिक मैन, उसने ये नहीं कहा द राइट ऑफ इंडिविजुअल मैन। ईगोइज्म और इंडिविजुअलिज्म में इसलिए भी फ़र्क है क्योंकि मार्क्स का एक अपना दोस्त था और बड़ा ग्रेट राइटर था अपने ज़माने का, जिसका नाम था मैक्स स्टर्नर। और मैक्स स्टर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ईगोइज्म ही इनफैक्ट पूरी इंसानी तारीख को और इंसानी समाज को गाइड करता है, और उसने एक किस्म का ईगोइज्म का ही मज़हब बना लिया। तो मार्क्स उसको भी जवाब दे रहा है और बुर्जुआ राइटर्स को भी जवाब दे रहा है। और क्या ये रहा है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड ओनली राइट्स आर अप्रोप्रिएट टू कैपिटलिज्म। सीधी सी बात है, वो कह रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के नारे तो बड़े दिल फरेब, बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, सिविल सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, एसोसिएशन जैसे नारे सुन के आप समझते हैं कि बस अब सब बराबर हो जाएंगे, सब अमन व अमान में रहेंगे, फ्रिटर्निटी में रहेंगे, भाईचारे में रहेंगे एंड सो ऑन। मगर
ऐसे हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्चुअली अगर आप डेफिनेशन पढ़ें उनकी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन में किस तरह से इन चीज़ों को डिफाइन किया, तो आपको समझ आएगी कि जिस तरह से लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रिटर्निटी को, सिविल सोसाइटी को, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन सब फ्रीडम्स को डिफाइन किया, इन सब राइट्स को डिफाइन किया, तो इनमें से कोई भी राइट ऐसा नहीं है जो कैपिटलिज्म को वायलेट करता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन है, अगरचे मार्क्स फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि मार्क्स जो है हमेशा ये कहता है कि कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म से बहुत ज़्यादा दर्जे जो है प्रोग्रेसिव है, तो इस वजह से वो जहाँ कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म को रिप्लेस करता है, मार्क्स कहता है ये बहुत अच्छा सोशल प्रोसेस हुआ है, करेक्ट हुआ है। तो मार्क्स बड़ा सपोर्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बट एट द सेम टाइम वो तनकीद कर रहा है कि अगर ये आप समझ रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कोई ऐसे समाज पैदा हो जाएगा जिसमें इस्तेसाल का खात्मा हो जाएगा, जिसमें सरमायादारी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा, तो ये आपकी भूल और गलत फहमी है। इनफैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ मैन सोली कंसर्न्ड विद हिज सेल्फ इंटरेस्ट, जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है उसमें यही कॉन्सेप्ट है, और इस बुर्जुआ इंडिविजुअलिज्म को वो नाम देता है ईगोइज्म। यानी कि इंडिविजुअलिज्म को वो बुरा नहीं समझता, मगर इस किस्म के इंडिविजुअलिज्म को जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जी पर यकीन रखता है और दूसरे को हमेशा अपने मफादात के बरक्स ही समझता है, इसका वो नाम देता है ईगोइज्म। इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ नहीं है, मगर ईगोइज्म के वो खिलाफ है। और वो भी बाय द वे ईगोइज्म के खिलाफ वो इस सेंस में ही है सिर्फ कि भाई ये एक रिस्ट्रिक्टिव कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म के फ्रेमवर्क के अंदर रहने वाला। इनफैक्ट कई जगह वो ये कहता है कि ईगोइज्म भी कुछ हद तक ज़रूरी होता है, जिस तरह कैपिटलिज्म भी कुछ हद तक ज़रूरी चीज़ है। इस पर किसी और वक्त बात करेंगे, वैसे ही मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। सो मसला क्या है ईगोइज्म के साथ? मार्क्स कहता है इट ओनली सीज इन अदर्स द निगेशन ऑफ आवर फ्रीडम। सिर्फ और सिर्फ आपको ये नजर आता है कि दूसरा मेरी आज़ादी छीन रहा है, दूसरा मेरी आज़ादी, मेरी लिबर्टी छीन रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? आपकी बात नहीं कर रहा, ये लिबरल्स की बात कर रहा है, और ये पाकिस्तानी लिबरल्स की शायद बात नहीं कर रहा, ये क्लासिकल लिबरल्स की बात कर रहा है, जो हॉब्स से शुरू होते हुए, अगरचे हॉब्स खुद लिबरल नहीं था, मगर उसने वो सोच पैदा की जिसने लिबरलिज्म पैदा की। हॉब्स है, लॉक है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, जेम्स मिल है, जेरेमी बेंथम है, इमैनुअल कांट है, ये सारे जो लिबरल्स एक्सट्रीम में आते हैं, जॉन लॉक वगैरह, ये सारे जो, और जॉन जैक रूसो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था जिसको मार्क्स तनकीद का निशाना बना रहा है। मगर वो मार्क्स ये कहता है कि जो आपकी इंडिविजुअलिटी है मे इक्वली बी रियलाइज्ड इन वन सोशल रिलेशंस, इन फ्रेंडशिप्स, इन चिल्ड्रन, इन लव, इन सोशल इंटरेक्शंस। दूसरा जो है वो हमेशा आपकी फ्रीडम का निगेशन नहीं कर रहा। इनफैक्ट बहुत सारी आपकी ऐसी फ्रीडम्स हैं, आपकी होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो दूसरे के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। सबसे अहम बात तो प्यार है, ठीक है ना? दूसरे के बगैर प्यार मुकम्मल कैसे हो सकता है? तकमील पर तक कैसे पहुंच सकता है? हो ही नहीं सकता। सो इसका मतलब है दूसरा जो है वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि आपकी मंजिल का रास्ता भी हो सकता है। मिस एक और इसकी छोटी सी मिसाल है, प्यार तो बहुत बड़ी मिसाल है, इश्क तो बहुत बड़ी मिसाल है, मगर छोटी सी मिसाल आपको ये दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करेंगे मुझे फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ है, मैं अकेला तो मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता, मुझे कोई फ़ुटबॉल टीम बनानी पड़ेगी, उनका भी ये शौक़ होगा फ़ुटबॉल खेलने का। तो हम एक दूसरे के साथ जब टीम बनाएंगे, हमारी अपोजिट टीम होगी, हम मैच लगाएंगे, तो हमारी जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हैं वो दूसरे के साथ ही फुलफिल हो सकती हैं, दूसरे के बगैर नहीं फुलफिल हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इंसानी कुदरत के हवाले से जो क्लासिकल लिबरल्स हैं और उससे अखज़ करदा जो सोच है वो समझ ही नहीं पाई, और मार्क्सिस्टों ने हमेशा ये बात समझाने की कोशिश करी कि हाँ, कभी कभार ऐसा भी है कि दूसरा जो है वो रुकावट है आपकी लिबर्टी में। ऐसे होता है जिस तरह के चर्च ने किया, जिस तरह के रियासत करती है, जिस तरह के सरमायादार करता है मज़दूरों के लिए, जिस तरह पेरेंट्स करते हैं बच्चों के लिए, वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। दोस्त भी कर सकता है किसी दूसरे दोस्त के लिए, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, एक दूसरे के फ्रीडम पे कंस्ट्रेंट करें, मगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर जो दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो दैट इज़ व्हाट मार्क्स इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस कि इंसान जो है उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील सिर्फ दूसरे के ज़रिए ही मुमकिन है, सिर्फ इस, और दूसरा जो है हमेशा हर वक्त फॉर ऑल टाइम्स विदाउट एक्सेप्शन ये नहीं है कि वो आपकी फ्रीडम को सिर्फ कंस्ट्रेंट कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इंडिविजुअलिटी प्रिज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल हूँ और पूरी दुनिया के अंदर और कोई बंदा ही ना हो तो मेरी कोई इंडिविजुअलिटी का क्वेश्चन नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी इंडिविजुअलिटी का क्वेश्चन ही इन डायलेक्टिकल रिलेशनशिप टू सोसाइटी पैदा होता है कि सोसाइटी से मैं अपने आप को मुनफरिद कर रहा हूँ तो इंडिविजुअलिटी मेरी कुछ एक्सप्रेस हो रही है, मगर सोसाइटी के साथ रहते हुए ही ये मुमकिन है, उससे अलहदा होकर ये मुमकिन नहीं है। और उन समाजी ताल्लुकात से ही मेरी इंडिविजुअलिटी पैदा होती है, मेरी दोस्ती यारी से, मेरी सोशल इंटरेक्शन से, सो ऑन। तो आखिर में ये कि
वो ये कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन पैदा किए हैं, उसमें उन्होंने जो तस्वर दिया है इंडिविजुअलिटी का, वो दर हकीकत ईगोइज़म का तस्वर है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि दूसरा हमेशा आपकी फ्रीडम पर, आपकी लिबर्टी पर कदगन लगाता है, और इस चीज़ की रिकग्निशन नहीं है कि आपकी लिबर्टी दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तकमील तक नहीं पहुंच सकती। इस चीज़ की रिकग्निशन नहीं, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती दूसरे के बगैर। इसलिए मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म ने एक फॉल्स किस्म की इंडिविजुअलिटी का तस्वर दिया है, और जब सोशलिज्म आएगा, जब कैपिटलिज्म ख़त्म होगा और ये इस्तेहसाल ख़त्म होगा, तो तब एक्चुअल हम जेन्युइन किस्म की इंडिविजुअलिटी देखेंगे। तो आखिर में ये हुआ कि मार्क्स किसी हवाले से भी कलेक्टिविस्ट नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँगा एक रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट है। दूसरी बात यह है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअलिज्म नहीं पैदा होता, ईगोइज़म पैदा होता है, और ईगोइज़म जो है वो मार्क्स कहता है इंडिविजुअलिज्म कंप्लीट वेल राउंडेड इंडिविजुअलिज्म नहीं है, बिकॉज वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करता कि हमारी बहुत सारी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस दूसरे की मुखालफत में नहीं बल्कि दूसरे के साथ मिलकर मुकम्मल ही हो सकती हैं। ये लिखा हुआ है, ईगोइज्म सीज इन द अदर ओनली अ नेगेशन ऑफ वंस फ्रीडम। ये ईगोइज्म और इंडिविजुअलिटी में फ़र्क है। इंडिविजुअलिज्म रिकग्नाइजेज दैट इंडिविजुअलिटी नॉट ओनली प्रिज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स बट आवर विशेस कैन ओनली बी रियलाइज थ्रू एंड विद अदर्स। ये है इंडिविजुअलिज्म। उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं कि दूसरे के साथ मिलकर जो है हमारी ड्रीम्स कंप्लीट होंगी, और हो सकता है दूसरा कंस्ट्रेन भी करे। ये दोनों डायलैक्टिकल पहलू शामिल है मार्क्स के अंदर, और मैंने जैसे कहा कि मार्क्स का ये नुक्ता नज़र है कि ये सिर्फ कम्युनिस्ट सोसाइटी में होगा। आइए अब देखते हैं कुछ इस क्वेश्चन पे कि मार्क्स जो है वो इन ह्यूमन राइट्स पे क्या कहता था। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कार्ल मार्क्स की डेथ हुई 1883 में, और इंसानी हकूक़ का नारा जो लगा और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पास हुआ, यानी कार्ल मार्क्स की वफ़ात के 70-80 साल बाद। इसलिए ऑब्वियसली मार्क्स जो है ह्यूमन राइट्स पर से पे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का तस्वर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जो कारनेज हुई, तबाही हुई, बर्बादी हुई, उसके बाद पैदा हुआ। एनीवे, पहली बात तो ये हो गई कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग से हमें बाहर निकलना चाहिए। मगर फिर भी हमें ये नज़र आता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आखिर में कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी दिलचस्प बातें लिखी हैं, जिसमें कि मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें हैं जिससे नज़र आता है कि वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है। मिसाल तौर पर यहाँ उसने लिखा है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होनी चाहिए, यानी कि औरतों को भी वोट का हक होना चाहिए, मजदूरों को भी वोट का हक होना चाहिए। आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स की बेटी ने बड़ी स्ट्रगल की थी औरतों के हकूक़ के वोट के लिए। वो सफ्रेजेट थी, बहुत इंपॉर्टेंट सफ्रेजेट थी, उसने वर्किंग क्लास में काम किया था। और आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे, मगर आपको ये बताऊं कि न्यूजीलैंड के अलावा जो पहली मेजर कंट्री थी जिसने औरतों को वोट का हक दिया और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पैदा की, वो सोवियत यूनियन थी। 1918 के अंदर जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने टोटली ये फ्रेंचाइज एक्सटेंड कर दी। उसमें भी ये था कि पेजेंट्री को और अर्बन और रूरल में थोड़ा सा डिस्क्रेपेंसी थी। रूरल वोट जो था वो कम था, कलेक्टिव वोट था, अर्बन वोट जो था वो ज़रा ज़्यादा वेट में रख था। फिर उसके बाद 36 में उसने उसको भी बराबर कर दिया, और ने कहा कि हर 1 मैन 1 वोट का असूल सोवियत यूनियन ने जो है लागू किया। वो अलग डिबेट है कि वो मल्टी पार्टी सिस्टम और 1 पार्टी सिस्टम वाला जो मामला है वो अलग एक मामला है। बहरहाल उस पर किसी और वक्त बात करूंगा। दूसरा मामला जो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, वो लिखा है फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद मार्क्सिस्टों ने ही और सोशलिस्टों ने ही और लेफ्ट के लोगों ने ये कहा कि हेल्थ केयर की भी इसके अंदर शामिल करें। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। एंड ऑफ चाइल्ड लेबर कार्ल मार्क्स बात कर रहा है, ये भी चाइल्ड की इंडिविजुअल राइट्स है ना। राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आयरलैंड के ऊपर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में तो नहीं मगर अपनी दूसरी राइटिंग्स में लिखी। राइट ऑफ कॉलोनियल पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिया के हवाले से कार्ल मार्क्स ने इस पे लिखा। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस पे लिखा, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के कई और हकूक़ की बात की कार्ल मार्क्स ने अपनी ज़िंदगी में। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लीडिंग फिगर्स हैं उनमें से कई प्रोग्रेसिव्स आपको नज़र आएंगे, कई मार्क्सिस्ट, कई लेफ्टिस्ट, कई सोशलिस्ट आपको नज़र आएंगे। मिसाल तौर पे मरहूम अय्यर रहमान साहब जो चेयरपर्सन रहे HRCP के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट रहे। कौन नहीं जानता कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्रोग्रेसिव वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान, को सब जानते हैं। हुसैन नकी साहब ये भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं, पुराने लेफ्टिस्ट, प्रोग्रेसिव वगैरह सब कुछ, और ये ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं अगर उनका बुनियादी नुक्ता नज़र लेफ्ट का ये हो कि हम तो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर मैं आपको और मिसालें दूँ कि
पाकिस्तानी तरक्की पसंदों ने और मार्क्सिस्टों ने जो ज़बरदस्त स्ट्रगल की हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, उसमें हबीब जालेब और फैज़ अहमद फैज़ का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, अहमद फराज, और जो पोइट्स हैं जनरली जो लेफ़्ट के पोइट्स हैं, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ असेंबली की भी बात की, उन्होंने राइट ऑफ वोट की बात की, उन्होंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बात की, उन्होंने औरतों के हकूक़ पे बात की, उन्होंने भट्टा मजदूरों के हकूक़ पे बात की, उन्होंने किसानों के लैंड रिफॉर्म पे बात की। कौन सा इशू है जो उन्होंने टच नहीं किया? माइनॉरिटीज़ पे बात की, नेशनल राइट्स पे बात की, हर चीज़ पे उन्होंने बात की। एक लास्ट आपको बात ये बताऊं कि ह्यूमन राइट्स डिबेट भी अब बड़ी दिलचस्प किस्म की डिबेट है, क्योंकि शुरू में बात ये थी कि 1948 के अंदर जब यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह साइन हो रहा था और उस पर डिबेट हो रही थी, तो एलेनोर रूजवेल्ट थी जिन्होंने इस पूरे सिलसिले को शुरू किया कि हम एक ह्यूमन राइट्स वाली चीज़ बनाएंगे। मगर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी डिबेट थी वो ये थी कि इंग्लैंड और फ्रांस और पोर्चुगल, बेल्जियम के ह्यूज एम्पायर्स थे, कॉलोनियल एम्पायर्स। 47 में तो हम आज़ाद हुए, मगर हम शायद वी वर वन ऑफ द फर्स्ट। हमारे अलावा अफ्रीका के अंदर तो 1990 तक की लिबरेशन मूवमेंट्स चलती रही, जो नेल्सन मंडेला की एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी, दैट वाज लास्ट ऑफ द ग्रेट मूवमेंट्स। तो एनीवे, तो जो सोवियत यूनियन के लोग थे, जो सोशलिस्ट थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे 1950-60s के अंदर, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, UNHDR जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये चीज़ शामिल की जाए कि कौमों को हक़ खुद इरादियत है और सेल्फ डिटर्मिनेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी शामिल किए जाए। इस पे अमेरिका राज़ी नहीं था। जी हाँ, अमेरिका कहता था हैं इकोनॉमिक राइट्स, हम क्यों इकोनॉमिक राइट्स दें, हम क्यों ये चीज़ शामिल करें कि भाई हर बंदे को रोटी कपड़ा मकान मिले, हम क्यों ये चीज़ शामिल करें कि सेहत तालीम और ये सब चीज़ें मिले, सोशल राइट्स, इसमें ख़वातीन के हकूक़ शामिल थे बहुत सारे। अमेरिका ने कहा नहीं ये तो बहुत रेडिकल किस्म की आप, यकीन जाने उस वक्त अमेरिका ने कहा ये बहुत रेडिकल किस्म की आप बातें कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें कबूल नहीं है, हम तो बड़े फैमिली वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं और ये जो आप बातें कर रहे हैं इसमें हम बिलीव नहीं करते। और ब्रिटेन ने भी, फ्रांस, पोर्चुगल, बेल्जियम, इन सब ने इसको अपोज किया कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हमने इनको शामिल किया तो ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। जी हाँ, ये कितनी दिलचस्प बात है। तो सोवियत यूनियन ने पुश किया कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द अदर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स प्लस एन एडिशनल रेजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सोवियत यूनियन ने भी पुश किया, और इनफैक्ट उस पीरियड के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो बन रही थी वो सब इस चीज़ को पुश कर रही थी कि कौन सी आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और ब्रिटेन ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया हुआ है तो उस एम्पायर को तोड़ें, ये हमारा ह्यूमन राइट नहीं है, ये कहाँ से, ये ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं है कि आपने हमारे मुल्कों पर कब्जा किया हुआ है। तो इस पे वो दस्तखत नहीं करने के लिए तैयार थे। कितनी बड़ी बात है आप सोचें। तो सोवियत ब्लॉक और ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको पुश किया, और उन्होंने ये कहा कि ये सारे जो आप सिविल राइट्स दे रहे हैं और पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं, दे वर मीनिंगलेस इफ़ पीपल डिड नॉट हैव एडिक्वेट फूड एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर, मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें शामिल करें आप। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं ये नहीं शामिल करना चाह रहे थे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, सोवियत यूनियन, इन चीज़ों को शामिल करना चाह रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स allies ferociously resisted the articulation of these rights, issues as rights, while the colonial diehards, Portugal and Britain, were about the only ones to oppose publicly the rhetoric of self-determination। यानी कि पोर्चुगल और ब्रिटेन ने तो खुल के कह दिया कि भाई ये ह्यूमन राइट्स में ये चीज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं शामिल होगी, बाकी सब चीज़ें हम देख लेंगे। तो ये अंदाज़ा करें। उसके बाद फिर 1966 के अंदर सोवियत प्रेशर की वजह से और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की प्रेशर की वजह से इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसको ICCPR कहा जाता है, वो फिर फाइनली यूनाइटेड नेशंस के अंदर पास हुआ। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, ये लेफ्ट के लोगों ने पास करवाया है, और टुडे दीज इंक्लूजन्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेड रॉक ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ जी, कितनी दिलचस्प बात है कि सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट ब्लॉक ने ये चीज़ें पास कराई, और ये आज यूनाइटेड नेशंस कहता है कि इसके बगैर ह्यूमन राइट्स मुकम्मल ही नहीं है। सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव राइट्स, दोनों जो हैं वो इनका हिस्सा होने चाहिए। बहरहाल एक और दिलचस्प आपको ये बात बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने रेटिफाई नहीं किया। साइन किया हुआ मगर रेटिफाई नहीं किया हुआ, जिसका मतलब ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड, उस पर वो बाइंडिंग नहीं है जब तक वो उनकी अपनी हुकूमत से रेटिफाई नहीं होता।
सो बहरहाल अगर मार्क्सिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि हम इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स के अपोज्ड हैं, तो फिर वो 1966 में जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन उन्होंने खुद प्रपोज किया, पुश किया, डेवलप किया, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम भी था, जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एसोसिएशन है, असेंबली है, राइट ऑफ रिलीजन्स भी है, और दूसरी चीज़ भी है, राइट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस भी शामिल थी, और ये चीज़ें भी थी, राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, फूड सॉवरेनिटी, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सब चीज़ें शामिल थी। तो अगर मार्क्सिस्ट जो हैं वो समझते कि नहीं सिर्फ हम कलेक्टिव राइट्स में बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स में बिलीव नहीं करते, तो फिर जाहिर बात है 1966 में ये अग्रीमेंट ना होता दुनिया की कुव्वतों के दरमियान। और मार्क्सिस्टों की सिर्फ तनकीद ये रही है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स इंक्लूड करते हैं और ये जो इकोनॉमिक, सोशल और कलेक्टिव राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इनको क्यों नहीं शामिल करते। आखिर में ये कहूँगा, आज आप देखें फ़लस्तीन का मामला, फ़लस्तीन और इज़राइल का मामला, उसके अंदर क्या ये फ़लस्तीनियों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है कि जिस तरह से उनका स्टेटहुड उनसे छीना जा रहा है, उनको नॉन स्टेट लोग बनाया जा रहा है, एक बड़े से प्रिजन के अंदर गाज़ा को रखा जा रहा है जहाँ पे वो उनकी कोई सियासी हैसियत ही नहीं है। तो ये एक कलेक्टिव वायलेशन है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स UNHR के मुताबिक कि टोटल उनकी कलेक्टिव राइट्स की टोटल वायलेशन है। और ये यू कैन थैंक द मार्क्सिस्ट फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन इन द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्योंकि अगर वो इसको शामिल ना करते इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर कि ये भी इंसानी हकूक़ का एक पहलू है, तो फिर इंसानी हकूक़ में ये चीज़ शामिल ना होती कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को ये हक हासिल है कि हम ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम या और कॉलोनियल पावर से आज़ादी हासिल करें। थैंक यू सो मच।